हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो एक नया लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं हम किसी के लिए। ये तो फर्स्ट शॉर्ट होगा। ठीक है जी बेटा, एक नए चैप्टर से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16, डेप्रिसिएशन। रेनबो में बेटा कुछ बच्चों ने संडे संडे आकर किया था। ठीक है, पर बाबू बैच में करने का चैप्टर मजा ही अलग होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है जी, वहां पर प्रेशर भी था कि बस पेपर देना है, जल्दी जल्दी करा दो। तो मैंने जल्दी जल्दी कराया भी। बाद में आधे से ज्यादा बच्चे पेपर पढ़ के भी नहीं गए। चैप्टर आ भी बहुत, क्वेश्चन आ भी बहुत आसान किया। पता नहीं भैया क्या किया तुमने। चलो खैर, स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 16, डेप्रिसिएशन। बेटा पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है, पर बेटा प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए कुछ थ्योरी की जरूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, 3-4 लाइन लिखेंगे, और फिर बेटा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट से लिखना। बस बस। पहले आप इतना पहले इतना लिख लो, फिर चर्चा को आगे बढ़े। ये डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की हमने पहले भी लिखी हुई है, आराम से समझते हैं इसका मतलब। बस मैंने इस डेफिनेशन में ना एक वर्ड चेंज कर दिया। पहले सब मेरी तरफ देखे, बिल्कुल सामने देखो जी बेटा। लिखा हुआ है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तब बेटा जब पुरानी डेफिनेशन लिखी हुई है तब वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। ये वर्ड क्यों चेंज किया अभी मैं बताऊंगा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब शायद सब समझते होंगे, वो फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल वही हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्ड। हमेशा इन्हीं 6 का एग्जांपल देता हूँ बेटा। अगर मेरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर जाए और बजाय ये सब तीनों, इनमें से कोई बजाओ बेटा, इसको मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन। पहली वजह क्या है बेटा, नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब क्या है बेटा, छोटी मोटी टूट फूट। बाबू ये आपके सामने बिल्डिंग है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। 2 महीने पहले हम पहले दिन आए थे, लगभग 16 जुलाई को पहले दिन आए थे। 2 महीने 7 दिन हुए। अब एक बात बताओ बेटा, छोटी मोटी टूट फूट हो गई है कि नहीं हो गई? या मुझे बिल्डिंग का सेम दाम मिल जाएगा जितने पैसे मैंने खर्चे? शायद लैंड का तो सेम दाम मिल जाए, शायद लैंड तो बढ़कर भी मिल जाए, बिल्डिंग का सेम दाम मिल जाएगा? आप जिस घर में रहते हो बेटा बाबू, छोटी मोटी टूट फूट होती है कि नहीं होती? किनारियां टूट जाती हैं, वो देखो, वो किनारियां पीछे से टूट भी गई। सेम दाम मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, मानते हैं सब। यानी कि कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरी है, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटी मोटी टूट फूट हो रही है। मैं हमेशा एग्जांपल इस शेयर का भी देता हूँ, जिसको मैंने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, कुछ भी समझ लो 800। बेटा आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी मोटी टूट फूट होती है, कहीं ना कहीं से किनारी टूट जाती है, कहीं ना कहीं से तुम लड़ते भिड़ते रहते हो, टूट फूट होती रहती है। 800 के पीछे ही पूरे
नहीं बिकेगी, वैल्यू गिर रही है, यही डेप्रिसिएशन। बाबू वजहें तीन हैं, सबसे पहले छोटी मोटी टूट फूट, फिर है पैसेज ऑफ टाइम। बेटा अगर कोई फिक्स एसेट्स अपना दाम खो दे क्योंकि टाइम पास हो गया, टूट फूट नहीं हुई, टाइम पास होने की वजह से भी वैल्यू हो सकती है, तो बेटा उससे भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैं कहता हूँ बेटा अभी Hyundai के शोरूम से आप एक कार खरीदो, क्रेटा, और बेटा चलाकर नोमेस्टिक में ले आओ, आपका घर है, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर, और घर आके सजा के खड़ी कर दी, 1 महीने तक नहीं निकाली, 3 ही किलोमीटर चली हुई है, पूरे पैसे मिल जाएंगे। 3 ही तो किलोमीटर चलाई है, क्या हुआ, क्या बिगड़ गया, सर टाइम पास हो गया 1 महीने का, नहीं मिलेगी ना वैल्यू, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू गिरेगी, ये क्या है, डेप्रिसिएशन। बहुत तीसरी वजह है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस विच इज जनरली ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ भी बेटा पुरानी टेक्नोलॉजी की चीजें दाम खोती चली जाती हैं, वो भी डेप्रिसिएशन। इसमें एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। इनिशियली कीपैड फोन महंगे आए थे, जब स्मार्टफोन आए तो वो कीपैड फोन वाली टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं दाम खो दिए। बेटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, जब मार्केट में कलर टेलीविजन आए तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ने अपना दाम खो दिया, टेक्नोलॉजी की वजह से दाम खोना शुरू हो गया, वो भी डेप्रिसिएशन है। बेटा पहले इंकजेट प्रिंटर आते थे, लेजर प्रिंटर आए, लेजर प्रिंटर आने की वजह से बेटा इंकजेट प्रिंटर ने दाम खोना शुरू कर दिया, वो भी चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से दाम खोया। अब वो BS4 और 5 इंजन आ गए, जो BS3 इंजन की गाड़ियां थी उनके दाम खो गए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया उनकी बिक्री पर, तो बेटा जिसके पास पड़ी थी उसने औने पौने दाम में बेच दी। सर ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ये भी डिप्रिसिएशन। मैंने 5 एग्जांपल दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई, समझ में आती है बात। बेटा ये बातें सिर्फ पुरानी हैं, इसमें से मैंने कोई भी नई बात नहीं करी। अब मैं नई बात करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करूंगा। आप अब लिखेंगे नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ समझने की है, अब लिखने की नहीं है, लिख लेंगे बेटा बाद में, ठीक है, सब सामने देख रहे हैं। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अब मैं बेटा प्रैक्टिकल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहली टर्म इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। बेटा किसी भी एसेट का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, एक बात मैं बोलने जा रहा हूं जो मैंने कभी जर्नल एंट्री में बोली थी। बेटा कोई भी एसेट का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एसेट का प्राइस कैसे बनता है बेटा, जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स होते हैं। ऐसी बात मुझसे सुनी हुई है क्या, सबने सुनी हुई हो बेटा। मैंने उस टाइम पर एग्जांपल दिया था कि आपने एक मशीन खरीदी फ्रॉम जर्मनी, जिसकी कॉस्ट है बेटा कुछ भी समझ लो 10 lakhs, ठीक है बाबू। आपने जर्मनी से इंपोर्ट करा, जैसे ही इंडिया पहुंचा इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर दी 20%। 10 लाख पे 20% मतलब 20 लाख। बेटा अभी कस्टम पोर्ट पर पड़ा है, आप अपने फैक्ट्री प्रेमाइसेस में उसको ला रहे हो उस मशीन को, बेटा फ्रेट लगी, किराया भाड़ा लगा, क्रेन की मदद से वो मशीन उठ के आ रही है आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेस तक, और बेटा किराया भाड़ा लगा 1 लाख रुपए। जब आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेस में वो मशीन पहुंची, उसके बाद बेटा पता लगा ये तो मशीन बहुत वाइब्रेट करती है, डायरेक्टली जमीन पे रखोगे आप ही परेशान रहोगे, दिन रात ऐसा लगेगा जैसे सर ही घूम रहा है। इसको तो आपको कहीं ना कहीं कोई इरेक्शन करके रखना पड़ेगा, कोई ना कोई बेस फाउंडेशन बनाकर रखना पड़ेगा। आपने मिस्त्री को बुलाया, मजदूर को बुलाया, इरेक्शन चार्जेस इनकर कर दिए, एक बेस रेडी कराया जिसमें पैसे लग गए बेटा आपके 50,000। अब वो मशीनरी रख दी गई, जो बेस बनाया, जो फाउंडेशन बनाया रख दी गई, पर अभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन करने जर्मनी से ही इंजीनियर आने वाले हैं। और बेटा उसके आने जाने का खर्चा, फ्लाइट की टिकट सब आपने करा के दी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर करी आपने 1.5 लाख रुपए। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा मशीन कितने की पड़ी, 10 लाख, कितने की है मशीन, 10, 12, 13 और 2, 15, मशीन कितने की पड़ी, 15 लाख। अब जाकर मशीन पुट टू यूज हुई, अब इस्तेमाल के लिए रेडी है, अब तक के सारे खर्चे मशीन ही थे, कुछ और नहीं। समझ में आती है बात। एक काम की बात, सबसे काम की बात, बेटा पेपर आपको GST देगा, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात।
बहुत सारे क्वेश्चन में ना जीएसटी का रोल आएगा। जीएसटी देगा 1 लाख रुपए इस मशीन का, या 12% जीएसटी है 1,20,000। मैं बता देता हूं बेटा, जीएसटी को कॉस्ट में ऐड मत करना, सारे खर्चे जोड़ देना जब तक मशीन पुट टू यूज नहीं हुई, जीएसटी ऐड नहीं करना। क्या लॉजिक? तो वो मैं लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करूंगा, समझ आ जाए रख लेना, ना समझ में आए बता देता हूँ, बड़े हायर लेवल की बात है, छोड़ के बस रट लेना फिर अगर समझना। मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तो वो एक बात बताओ, अगर मैं मशीन खरीद कर लाता था और जीएसटी होता था, सबने मुझसे जीएसटी चैप्टर पढ़ा, मैं एंट्री क्या करता था, दुनिया की सारी ऐसा डेबिट होती है, मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक या टू कैश, यही करता था। और ये जो इनपुट्स होते थे इसका क्या करता था बेटा, इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। जब भी मैं आउटपुट पे करने लगूंगा, सरकार को टैक्स देने लगूंगा, इनपुट का छूट क्लेम कर लूंगा कि नहीं, मेरे को बेनिफिट देगी कि सरकार नहीं, इनपुट वर्ड लगने का मतलब ये है कि बेनिफिट मिलेगा। याद आ रही है बात? तो बेटा सरकार कहती थी मैंने तुझे जीएसटी का बेनिफिट वहां पर दे देती, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको कॉस्ट में जोड़ लूं, मान लो जोड़ लूं, मशीन कितने की हो जाएगी, 16,20,000, फिर इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा भाई, जो जितने की मशीन होगी उसी में तो डेप्रीसिएशन लगेगा। मान लो अगर मैं जोड़ लूं 16-20 की होगी, मैंने 16-20 पे डैप लगाना शुरू कर दिया। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पता आपको नहीं है, इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन की भी छूट मिलती है। इनकम टैक्स लॉ जब पढ़ोगे आप बीकॉम सेकंड ईयर में, या बेटा जो लोग सीए करेंगे और सीए में पढ़ेंगे, तो वो डेप्रीसिएशन की छूट मिलती है इनकम टैक्स में। अब सरकार पता क्या कहेगी, एक ही चीज की छूट दो दो जगह लेगा। एक बार तो टैक्स पे करते टाइम, जीएसटी पे करते टाइम ले ली तूने जीएसटी की छूट, एक बार अगर तूने जीएसटी को इसमें जोड़ दिया तो मशीन 16-20 की होगी, डैप लगाएगा 16-20 पे, मतलब इस एक 20 पे भी डैप लगेगा और इसकी भी छूट क्लेम कर लेगा इनकम टैक्स में। मतलब एक ही चीज की छूट दो दो जगह लेगा मुझसे, एक ही जगह दूंगी, वहीं पर ले लियो, जहां कभी नहीं दूंगी। ध्यान रख लेना, मशीनरी की कॉस्ट में कभी जीएसटी जुड़ेगा। समझ में आती है बात के नहीं? बिल्कुल अच्छा समझ में आती बात। मैंने कोशिश करी कि मैक्सिमम बात आप तक पहुंच जाए। इनकम टैक्स लॉ नहीं पढ़ा तो ये बात नहीं मैं पढ़वा सकता डैप की छूट कैसे मिलती है, बाकी तो बात समझ में आई गई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू। अब मैं एक बात और बोलने जा रहा हूं, सुनना। कभी ना हमने एक्सपेंडिचर करके एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है ना। एक्सपेंडिचर बेटा दो तरीके के होते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सामने देखते रहना, जिनको याद नहीं है उनको याद करा रहा हूं मैं, वरना दिक्कत रहेगी। क्या होते थे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बेटा हर वो खर्चा जो मेरी एसेट बनाकर दे, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो चीजें जो मेरे डे टू डे खर्चे हैं, गुड्स और सर्विस खरीदने से रिलेटेड खर्चे हैं, जो एसेट्स बनाकर नहीं देते, उन खर्चों को बोलते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बात हमने वहां पढ़ी थी। अब आपको होता क्या, ज्यादातर केस में क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए, परेशान नहीं हो गए मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा सामने भी देख लिया, पिछले 15 मिनट से तुमने सामने भी देखा। अब वो इतने सारे खर्चे, इतने सारे खर्चे जिनका मैंने डिस्कशन करा। देखो अगर मैं आपको नाम से बोलूं, मैं आपको बोलूं फ्रेट कैसा खर्च है, तो आपको लगेगा फ्रेट कोई एसेट थोड़ी बढ़ाती है, नाम से सोचो। आप कहोगे रेवेन्यू, मैं वो जो इंपोर्ट ड्यूटी, यार आपको लगा इंपोर्ट ड्यूटी कौन सी एसेट बनाती है, रेवेन्यू। नाम से ये सारे खर्चे रेवेन्यू हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ना बहुत सारे खर्चे देगा आपको, और क्या करेगा, आपको कहेगा इन खर्चों को ना कैपिटलाइज कर दो। क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होगा, कहता है इन खर्चों को कैपिटल नेचर का मान, मतलब ये वो खर्चे जो एसेट्स क्रिएट करके देते हैं। देखो अगर मैंने इनको एसेट्स की वैल्यू में जोड़ा है तो मैंने तो कैपिटलाइज ही किया है, मैंने तो कैपिटलाइज ही तो किया है, कैपिटल नेचर का ही तो माना है। बाबू क्या होती है, कौन से खर्चे कैपिटल नेचर के होते हैं, जो एसेट्स बनाकर देते हैं। कौन से खर्चे कैपिटल नेचर के होते हैं, जो एसेट बनाकर देते हैं। नॉर्मली ये नाम से खर्चे कौन से, सारे रेवेन्यू है नाम से। अगर मैं इसको मशीन के साथ जोड़ रहा हूं तो मैं इनको एसेट ही तो मान रहा हूं।
कैपिटल नेचर का ही तो मान रहा हूं, ध्यान रख लेना। अगर क्वेश्चन ने कहा है किसी खर्चे को कैपिटलाइज करने के लिए, तो उसको मशीन की वैल्यू में जोड़ते चले जाना, यानी कि वो एसेट बनाकर दे रहा होगा खर्चा। क्लियर है बात? ठीक है जी। यहाँ इतने सब बोलने के बाद कॉस्ट प्राइस वाली टर्म क्लियर हो जाती है। एक टर्म क्या है कॉस्ट प्राइस? तो जब तक कोई भी एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई, तब तक के सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट प्राइस की, सारे खर्चे जोड़ देना। लेकिन मैंने क्या बोला, जीएसटी नहीं जोड़ना। जीएसटी का रोल एसेट्स खरीदते टाइम में नहीं, जीएसटी का रोल एसेट्स बेचते टाइम में। जीएसटी की कहानी जीएसटी में खत्म हो गई। ठीक है। और मैंने नई बात क्या बताने की कोशिश करी, अगर कोई क्वेश्चन कहे किसी खर्चे का नाम लेकर कि इसको कैपिटलाइज कर दो, तो बेटा उसको एसेट्स की वैल्यू में जोड़ देना। यानी कि कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, उस खर्चे को कैपिटल नेचर का मान लो, मतलब कि वो एसेट बनाकर दे रहा होगा। क्लियर है बात? पक्का से? बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी में सेकंड बेसिक टर्म में ऐड कर रहा हूं, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू लिख नहीं रहा, या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या कुछ लोग बेटा एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। कुछ बोल लो बेटा, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। बेटा आपने ये मशीनरी खरीद कर लाए 15 लाख रुपए की, अभी हमने डिटरमाइन करा था इसका कॉस्ट प्राइस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जीएसटी जुड़ना है 15 लाख रुपए। बेटा ये मशीनरी का वेट है 2000 किलो, ठीक है, लोहे की मशीन है, भारी भरकम मशीन है, 2000 किलो वेट है। ये क्या करती है बेटा, टायर प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, मान लो हम इसमें रबर डालते हैं और टायर निकल कर आता है, ये कहानी है इस मशीन। ठीक है बाबू, जिस कंपनी से हमने ये मशीन बनवाई हुई है, जो जर्मनी से जिस कंपनी से हमने खरीदी है, उसने बेटा बताया कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 20 है, ये 20 साल की इसकी लाइफ, 20 साल बाद ये खराब हो जाए। ठीक है बाबू, आपने ये सोचा कि 20 साल के बाद ये मशीन कितने रुपए की जा सकती है। देखो ये मत कहना कि 20 साल के बाद खत्म हो जाएगी, जीरो हो गई। ठीक है जीरो हो गई, आपको नहीं लगता कोई लोहा बचा होगा? 2000 किलो की मशीन है, कोई पार्ट टूट गया होगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं रही होगी, चल भी नहीं रही होगी। लोहा तो अभी भी सही सलामत है, लोहा भी गया, जंग लग गया होगा, 2000 किलो का वजन 1500 किलो रह गया, कम रह गया होगा कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा? वो तो नहीं हो सकता। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो 20 साल के बाद भी अगर ये किसी रेट पर बिक सकती होगी, आपने अंदाजा लगाया कि 1500 किलो लोहा रह जाएगा, और लोहे का दाम होगा कुछ भी समझ लो 40 रुपए किलो, आपने कहा जी 60,000 की तो बिक ही जाएगी, कुछ हो जाए कूड़ा हो जाए बिल्कुल, तब भी 60,000 की बिक जाएगी। ये कुछ और नहीं, इसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। और ये वर्ड कहां से आया समझदारी हो, कहां से आया? रेसिड्यू से। रेसिड्यू मतलब बचा कुछ, बचा कुचा कुछ तो होगा। समझ में आती है बात? पक्का से? इसी को कुछ लोग स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, इसी को कुछ लोग सैलवेज वैल्यू भी बोलते हैं। सर वर्ड एस्टिमेटेड क्यों लगाया, समझदार बच्चों बताओ कौन आंसर करना चाहेगा कि मैंने वर्ड एस्टिमेटेड क्यों लगाया इसके सामने? सर फ्यूचर प्रोडिक्ट कर रहे हो, एग्जैक्ट प्रोडिक्ट कर लोगे, 1500 किलो ही वजन बचेगा, कसम खा रखी है, राउंड फिगर में ही बचना है वजन। 40 रुपए किलो ही होगा लोहे का रेट, कुछ और नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, 40 ही होगा। दिखाई तो दे रहा होगा कि मैंने अंदाजा लगाया है। अगर अंदाजा लगाया है तो ये वर्ड लगाना बड़ा जरूरी है, आप समझ सकते होंगे। क्लियर है बात? पक्का से? दोनों बातें क्लियर हो गई? कॉस्ट प्राइस समझ में आया? दिखाई दे रहा है मैं प्रैक्टिकल की तरफ भाग ले जा रहा हूँ बड़ी तेजी से, समझ में आ रहा होगा ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड टर्म है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं बताऊंगा टैब लगाओगे किसमें? ठीक है ना जी, तो हम तेजी से प्रैक्टिकल की तरफ भाग रहे हैं। बाबू थर्ड टर्म का डिस्कशन कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस डन, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू डन। अब बेटा बात करते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट की। डेप्रीशिएबल अमाउंट बाबू सामने देखना जी, बेटा
थर्ड बेसिक टर्म इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। मतलब समझते हैं कितनी एसेट्स को आप डेप्रिशिएट कर सकते हो। प्लीज सामने देखना है क्योंकि जो मेरा एग्जांपल चल रहा है वही फिगर मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना रादर देन रटना। मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा इसका, पर बात यह है कि समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है, फॉर्मूला खुद बना पाओगे, रटोगे तो फिर परेशानी परेशानी है। इधर देखना। अच्छा एक बात समझो, मैंने 15 लाख की मशीन खरीदी मेरे एग्जांपल में, और कुछ भी हो जाए मेरे एग्जांपल में ये मशीन 60,000 रुपए की मेरी जा ही जाएगी। 1500 किलो वेट आई है और 40 रुपए किलो बिक जाएगी, 60,000 की तो चली जाएगी। यानी कि अगर बुक्स में आपको इस मशीन को डेप्रिशिएट करना हुआ, मतलब अगर कम करना हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकते हो भैया? 14,40,000 रुपए। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ भाई? अगर मैंने 15 लाख की मशीन खरीदी और 60,000 की तो चली जाएगी, कुछ हो जाए 60,000 की चलेगी, ज्यादा से ज्यादा अगर गिराना हुआ इसकी वैल्यू कितनी गिरा सकता हूँ, कितना डेप्रिशिएट कर सकता हूँ बुक्स में? वही डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ज्यादा से ज्यादा कितना गिरा सकता हूँ? 14,40,000। कोई बच्चा है जो कहते 15 लाख गिरा दो? 15 कैसे गिरा दो? 60 की तो बिकी जाएगी, कूड़े के बाहर 60 की बिक जाएगी। जब ये 60 तो नहीं गिरा सकता, तो फिर गिरा कितना सकता हूँ? 15 लाख माइनस 60,000, 14,40,000 ही तो गिरा सकता हूँ। पक्का से समझ में आई बात? यानी कि अगर समझदार हो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते कैसे हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। आप पूरा लिख लेना, मेरे पास समय की शॉर्ट है इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पीयूष ठीक है? ठीक है, ये फॉर्मूला बनाया है आपने, रटा नहीं, ठीक है ना? डेप्रिशिएबल अमाउंट का क्या मतलब है? मैक्सिमम कितना गिरा सकते हैं इसको बुक में, मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट कर सकते हैं, जितने की खरीदी और माइनस कूड़े के बाद जितने की जा सकती है उतना ही तो डेप्रिशिएट कर सकते हैं। 15 लाख की तो खरीदी, 60 हमेशा ही मिल जाएंगे, पहले दिन में मिल जाएंगे, आखिरी दिन में मिल जाएंगे, मशीनरी वर्किंग कंडीशन में होगी तब भी मिल जाएंगे, तो 60,000 तो वैल्यू कभी भी नहीं गिरा सकता, बची हुई गिरा दो 14,40। बोलो क्या? क्लियर बाबू? फोर्थ वन इज एस्टिमेटेड useful life of an asset, estimated useful life of an asset। देखो बेटा, हर मशीन जिसको भी आप खरीद कर लाते हो उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है, हर मशीन की। मैं आपको कहता हूँ एक्टिवा भी एक मशीन है, आपके पास जो बाइक है वो भी एक मशीन है, आप बेटा कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीद कर लाते हो मशीन है, वॉशिंग मशीन खरीद कर लाते हो मशीन, सब मशीन है आपके सामने। बेटा जब आपको यूजर मैनुअल दिया जाता है, जब कंपनी आपको सामान बेचती है तो हमेशा उसकी एक थ्योरेटिकल लाइफ जरूर बताई होती है आपको, इधर इन यूजर मैनुअल या बेटा वारंटी गारंटी का सहारा लेकर आपको हमेशा बताया होता है कितने साल इसकी लाइफ है, बताई होती है। तो जितने साल उसकी लाइफ है, ये तो कसम नहीं खाई ना किसी मशीन में कि वो उतना ही चलेगी, ज्यादा चल सकती है कि नहीं? इसी वजह से मैं कभी वर्ड ये नहीं लिखता यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, हमेशा वर्ड लिखता हूँ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि मेरे अंदाजे से वो कितना चल सकती है। कई व्हीकल आपने देखे होंगे, सबके चलाने का तरीका है, कई व्हीकल आपने देखे होंगे 2-3 साल में एक्टिवा को खत्म कर देते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे को सबसे पुराना मॉडल भी दिख जाता है सड़कों पे, भाई कितना पुराना मॉडल लेके घूम रहा। ठीक है जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कवर देखी सबसे पुराने मॉडल की, मैं हैरान भाई साहब, वो सिल्वर और पर्पल कलर का लिखा था उसमें डिस्कवर, तो ये कहां से दिख गई मुझे? शायद 20 साल ना हो गए उस डिस्कवर को है, और चलाने वालों ने 5 साल में भी खत्म कर दी होगी चला के। सर इसीलिए वर्ड लगाया जाता है एस्टिमेटेड, कि अंदाजे से कि एसेट की लाइफ कितनी है, ठीक है ना बेटा? ये लाइफ पता होगी तभी आप रेसिडुअल वैल्यू की कैलकुलेशन कर पाओगे। जैसा कि मैंने अंदाजा लिया था कि 20 साल कंपनी ने मुझे इसकी लाइफ बताई है लगभग, चलो 20 साल के बाद कितने की बिकेगी, है ना? हमेशा लाइफ पूरी करने के बाद रेसिडुअल वैल्यू की कैलकुलेशन होती है, जब लाइफ पूरी कर लेगी उसके बाद कितने की बिकेगी। क्लियर है बात? तो 4 बेसिक टर्म आती है, कॉस्ट प्राइस, एक एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, एक डेप्रिशिएबल अमाउंट और एक बेटा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट।
चारों वर्ड क्लियर है भाई? अच्छे से आगे बढ़ाएं बात को। तो वो एक काम कर लो, पहले आप इतना ना लिख दो फटाफट से, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर लिखना ताकि हम आगे बढ़ सकें। उत्तर आगे बढ़ा रहे हैं बात को, आप मेरे साथ साथ कुछ चीजें लिखेंगे भी और समझते भी चलेंगे। ठीक है, अभी मैं दो चार बातें लिखूंगा, फटाफट से स्पीड बढ़ाकर मेरे साथ साथ लिख लेना। ठीक है जी, पूरे 6:20 पे माइंड अप करेंगे। जल्दी से लिखो, जल्दी से। ओए, फटाफट से लिखो। अब वो इतनी ना शोर की जरूरत है नहीं, अगर आपके पास टास्क है अभी करने के लिए, फटाफट से लिखो। अब ऑल्दो हमारे कोर्स में जितने मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, वो कुल मिला के, अगर बुक्स की बात करूं तो बुक्स में 4 है। एक मेथड सब टीचर कटवा देंगे, अल्टीमेटली मेथड बचेंगे 3। मैंने अभी 2 लिखे, तीसरे का डिस्कशन कर दूंगा जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम सीए करते हैं या कुछ और वो 13 मेथड है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अभी तो 3 सही गुजारा चला लो। ठीक है जी, पहले 2 का डिस्कशन कर रहे हैं और मैं कंपैरिजन करूंगा, आराम से कंपैरिजन देख लो। बेटा एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। प्यार से बोलेंगे बेटा एसएलएम, इन तीनों में से कुछ नहीं बोलेंगे, बस एसएलएम बोलेंगे इसको। ठीक है जी, और एक मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इससे हम प्यार से बोलेंगे डब्ल्यूडीवी। ठीक है जी, मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कितने प्यारे प्यारे नाम इनके, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। अरे बोलने में भाई साहब कितना स्वाद आता है, बोल के देखो तुम, अच्छा लगेगा तुम्हें। यार बोल नहीं रहे क्या तुम? मुझे क्या, 8 बजे जाना है, तुम्हारी इच्छा। मैं तो 7:15 ही सोच रहा था। चलो तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितने बजे जाना है। ठीक है, डब्ल्यूटीवी बोलना है तो 7:15 वरना तो फिर है ही है फिक्स। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी फर्क क्या है, या इनके नाम कहां से ओरिजिनेट हुए? बेटा आराम से सुनना, ये डिफरेंस सबसे काम का है और कल से हमारा ये पहला क्वेश्चन तैयार हो रहा है सेलेक्ट। डिफरेंस सुनना आराम से। बेटा आज 1 अप्रैल 2015 है और आप एक मशीनरी खरीद कर लाए 1 लाख रुपए की। सुनते रहना आराम से। पूरे 2015-16 आपने इस मशीन को यूज करा और बेटा क्वेश्चन कहता है डैप का रेट है 10%। बाबू जब मैंने पूरे साल इस्तेमाल कर लिया 2015-16, 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 की, जब मैंने बेटा पूरे साल इस्तेमाल कर लिया तो मैंने 10% डैप लगा दिया, यानी कि मशीनरी की वैल्यू को 10% गिरा दिया। वो मशीन जो मेरी 1 लाख की थी, 10,000 से गिरा दी मैंने वैल्यू, यानी कि 1/4/16 को इसकी वैल्यू कितनी बची? इसकी वैल्यू बची 90,000। ठीक है बेटा, पूरे 16-17 मैंने इसको इस्तेमाल किया, पूरे 2016-17। अब मैं डेप्रिसिएशन लगाना चाहता हूं, डेप्रिसिएशन किस पर लगाऊं?
बेटा ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये नाम कहीं और से नहीं आया, ये नाम इसीलिए इसका पड़ा क्योंकि हमेशा इस मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। अगेन 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाने हैं, 1 लाख का 10%, 10,000 का फिर डेप्रिसिएशन लग गया, मेरी मशीन बची 1,417 को कितने रुपए की, 80,000। मैंने 17-18 फिर यूज कर लिया पूरे 17,018, मैं फिर डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहा हूँ, किस पे लगाऊं, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मैंने फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, मेरी मशीन बची बेटा 70,000 की, मेरी मशीन बची है बेटा 70,000 की 1,418 को। यही कहानी फर्दर चलती रहेगी, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा रहेगा। इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। समझ में आएगा। दूसरी बात, इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कैसे पड़ा, बिकॉज हेयर डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड ईयर बाय ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स ही रहेगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता रहेगा। मेरे एग्जांपल में 1 लाख पे लगता रहेगा, थोड़ा सा टाइम कितना लगेगा, 10,000 10,000 10,000 10,000, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नाम कहां से है समझ में आ गई बात, आगे बढ़ाऊंगा बेटा। WDV या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, सेम एग्जांपल लेंगे। 1,415 मशीन खरीदी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। वो पूरे 15-16 इस्तेमाल करिए आपने, डैप लगाओ, किस पे लगाओ, 1 लाख की खरीदी थी, 10% डैप लगा दिया, 1,416 को मेरी मशीन बच गई 90,000 रुपए की। बेटा 16-17 पूरा इस्तेमाल कर लिया, कितना डैप बाबू, इस मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू, हमेशा डैप किस पे लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई, 90,000, डैप किस पे लगेगा, 90,000 पे लगेगा, 90,000 पे 10% मतलब कि 9,000। बेटा 1,417 को मेरी मशीन कितने की बची, 81,000, रिटर्न डाउन वैल्यू इज 81,000, डैप किस पे लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही लगेगा। यानी कि बेटा 17-18 का डैप कितना, 81,000 का 10%, इट इज 8100, 72900, 1,418 की वैल्यू 72900। समझ में आया। रिटर्न ऑन वैल्यू नाम कहां से आया, दूसरा नाम कहां से आया, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। बेटा यहां डेप्रिसिएशन हर साल गिरता रहता है, डिमिनिश होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। या डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड, 10,000 ही चलता रहेगा। यहाँ डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, हर साल गिर रहा है, 10,000 9,000 8100 72 90 65 61, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो हर साल गिरेगा हर साल, इसलिए इसका नाम पड़ा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन फॉल होता है ईयर बाय ईयर, यानी कि डिमिनिश होता है, गिरता है। क्लियर है बात, दोनों मेथड में बेसिक फर्क समझ में आया, नाम कहां से पढ़े ये भी समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।